हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 टीचर एग्ज़ाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 प्लस वन लाइनर सीरीज का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें 100 वन लाइनर होंगे। इसमें जो भी कंटेंट दिए गए हैं वह किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे बीपीएससी, सीटीएट, जेटेट, बीएसएससी, अदर एग्ज़ाम के लिए, और बाकी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, पृथ्वी की ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है। ध्यान रखना है कि पृथ्वी की ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण इसका आधा भाग ही एक बार में सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। पृथ्वी के गोलाकार आकृति के कारण इसका आधा भाग ही एक बार में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जहाँ से गंगा भी निकलती हैं। गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय की सबसे बड़ी ग्लेशियरों में से एक है। ध्यान रखिएगा, और यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय की सबसे बड़ी ग्लेशियरों में से एक है, जबकि यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लेशियर लगभग 30 किलोमीटर लंबा और लगभग 2 से 4 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लेशियर गंगोत्री समूह की पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है। ध्यान रखना है आपको कि ग्लेशियर जो है गंगोत्री समूह की पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है। ये चोटियाँ कौन कौन है? तो मेरू, शिवलिंग, थलैसागर, चौखंबा आदि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, यह एक हिंदू का तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेनाइट चट्टान अग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट चट्टान अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट चट्टान जो है वो अग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। ध्यान रखिएगा, बेसाल्ट चट्टान अग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। यानी कह सकते हैं ग्रेनाइट चट्टान और बेसाल्ट चट्टान दोनों अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। मुझे ये दोनों पॉइंट को एक में रखना चाहिए था वैसे। ठीक है, कि ग्रेनाइट चट्टान और बेसाल्ट चट्टान दोनों अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। एक पॉइंट से मेरा काम चल जाता, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, अग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। अग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इसे हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर अग्नेय सेलों का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर अग्नेय सेलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखीय ब्रेसिया तथा टफ अग्नेय सेलों के कुछ उदाहरण हैं। ये सभी जो भी हैं वो अग्नेय सेल का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी ब्रेसिया तथा टफ ये सभी किसका उदाहरण है? अग्नेय सेल का उदाहरण है। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, अग्नेय चट्टानों में विभिन्न प्रकार की खनिज जैसे लोहा, अयस्क, हीरा, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टान में विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लोहा, अयस्क, हीरा, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, कायंत्रित सेल दाब, आयतन, तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होते हैं। जो कायंत्रित सेल है ना, वो दाब, आयतन, तापमान में परिवर्तन होने के द्वारा क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नाइस, क्वार्टरजाइट, ग्रेफाइट, अस्लेट, संगमरमर आदि जो हैं वो कायंत्रित सेल के उदाहरण हैं। एग्जाम पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कायंत्रित सेल के उदाहरण में से कौन नहीं है, तो इसमें से कोई 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देंगे, बाकी वो एक जो होगा नहीं देगा और पूछ लेगा। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना चाहिए कि नाइस, क्वार्टरजाइट, ग्रेफाइट, अस्लेट, संगमरमर आदि जो है वो कायंत्रित सेल के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, पृथ्वी के भीतरी भागों में ताप तथा दबाव के कारण अग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के रूप, गुण, रंग और खनिज तथा रवों में पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम लोग कायंत्रित चट्टान के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है, लू ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। लू जो है वो ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। यह उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क भागों में, है ना, जैसे कि जो ग्रीष्म ऋतु काल में ज़्यादा चलती है ये गर्म और शुष्क हवाएं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है, ये उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। ध्यान रखिएगा, ये पीड़ादायक पवनें होती हैं। कौन? लू। ठीक है, ये पंजाब से लेकर बिहार तक चलती है। ये ग्रीष्म काल में
आई हवाएं और वर्षा को बंगाल में इन्हें काल वैसाखी, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बंगाल में इसको हम क्या कहते हैं, काल वैसाखी कहते हैं। पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, कर्नाटक में कॉफी वर्षा, ठीक है, पूर्वी भारत में क्या कहते हैं, नॉर्वेस्टर कहते हैं, ठीक है ना, और कर्नाटक में कॉफी वर्षा कहते हैं या चेरी ब्लॉसम भी कह सकते हैं, और केरल में मैंगो सावर या फिर आम वर्षा भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। जियोसिंक्लाइन शब्द का प्रयोग ऐसे लंबे और अपेक्षाकृत संकीर्ण महासागरीय घाटियों के लिए किया जाता है जिसमें अवसादों का जमाव लंबे समय से जारी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गंगा के मैदान के जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। और यहाँ पे जियोसिंक्लाइन शब्द का क्या अर्थ है कि ऐसे लंबे अपेक्षाकृत संकीर्ण महासागरीय घाटियों के लिए किया जाता है जिसमें अवसादों का जमाव लंबे समय से जारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कास्ट मैदान, जिन क्षेत्रों में चूना पत्थर पाया जाता है वहाँ वर्षा जल या भूमिगत जल की विलय क्रिया के कारण बड़ी बड़ी कास्ट गुफाएं बनती हैं जो कालांतर में धंसकर गिरकर समतल मैदान का रूप ले लेती हैं, ठीक है। जिन क्षेत्रों में चूना पत्थर पाया जाता है वहाँ वर्षा जल या भूमिगत जल की विलय क्रिया के कारण बड़ी बड़ी कास्ट गुफाएं बनती हैं जो कालांतर में धंसकर गिरकर समतल मैदान का रूप ले लेती हैं, उसे हम लोग कास्ट मैदान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वुलर झील एवं लोकटक झील एक मीठे पानी का झील है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि वुलर झील कहाँ पाया जाता है, लोकटक झील कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो इससे आपका ही फायदा है, ठीक है, आपको इससे क्या होगा कि आपका जो होगा ना लिखने का उससे याद हो जाएगा, ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है, लिखने से ज़्यादा याद होती है चीज़ें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वुलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध झील है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में बांदीपुर जिले में एक क्या एक प्रसिद्ध झील है और ये मीठे पानी का झील है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी का भी झील है, ये भी ध्यान रखना है। झील जल का स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील लोकटक झील है। अब ध्यान रखिएगा, भारत को पूछेगा तो वुलर झील, अगर उत्तर पूर्वी भारत को पूछे तो लोकटक झील, ठीक है। कमेंट करके बताइए मुझे कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। चलिए आगे पॉइंट लेते हैं, उत्तरी सरकार तट में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैंगून एवं खारे पानी की झील चिल्का झील है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी सरकार तट में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैंगून या खारे पानी की जो झील है वो कौन सा है, चिल्का झील है। तो कहीं के पूछ लिया भी जाता है कि चिल्का झील कौन सा तट में देखने को मिलेगा, तो ये उत्तरी सरकार तट है। कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि उत्तरी सरकार तट कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं, ठीक है, कहाँ से किस राज्य से स्टार्ट होकर कहाँ तक खत्म होती है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 31 नंबर है, हवाओं के प्रवाह एवं आपर्दन में निर्मित झीलों को झीलों का प्लाया भी कहते हैं। प्लाया झील मुख्यतः लवणीय होते हैं, ध्यान रखिएगा, प्लाया झील मुख्यतः जो होते हैं वो लवणीय होते हैं, ठीक है, साल्टी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, राजस्थान की अधिकांश झीलें प्लाया श्रेणी की हैं। राजस्थान में जितने भी झीलें वो क्या है, प्लाया श्रेणी की है, क्योंकि जाहिर तो वहाँ लवणीय है इसलिए वो प्लाया श्रेणी की होंगी, जैसे सांभर झील, डिडवाना झील, लुनार, कसार झील, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, सभी क्या है प्लाया झील के उदाहरण है और प्लाया झील क्या होते हैं, जो लवणीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शनि ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में छठे स्थान का क्रम का है ये, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी फिलहाल में हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह है और कितने हैं, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर शनि ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, आप बताइए कि कितने हैं, ठीक है। अभी अपडेटेड बताइएगा, रिसेंटली वाला डेटा मत बताइएगा, जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ में है, ठीक है, वो बताइएगा मुझे। नेक्स्ट है, शनि ग्रह के चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है जिससे यह पीले रंग के दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शनि ग्रह पीली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसमें क्या है, अमोनिया पाया जाता है, अमोनिया के कण पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये पीला रंग का दिखाई देता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, लगभग प्रत्येक 14.7 ईयर में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं जिसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। लगभग प्रत्येक यानी कि लगभग मान सकते हैं लगभग 15 वर्ष में एक खगोलीय घटना होती है, कहाँ पे, शनि ग्रह के छल्ले के कुछ समय के लिए जो लुप्त हो जाते हैं, मतलब कि लुप्त प्रतीत होते हैं, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शनि ग्रह का सबसे बड़ा पहला जो खोज है वो कौन सा ग्रह है, टाइटन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइटन जो है वो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो बताइए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, फिर कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है, सौर मंडल में सर्वाधिक ग्रह
शनि ग्रह के पास है। सौरमंडल में सर्वाधिक ग्रह जो है वो किसके पास है? शनि ग्रह के हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने बता दिया था। देखिए लेटेस्ट मिल गया यहाँ पे, शनि के 145 उपग्रह हैं। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर कमेंट किया होगा, और नहीं किया तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लीजिए कैंसर क्या है। 145 उपग्रह हैं, लेटेस्ट न्यूज में है। ठीक है, जिसमें ये लेटेस्ट अपडेट है, मतलब ये समझिएगा, जिसमें एनसेलेडस नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, एनसेलेडस को। ठीक है, इस ग्रह पर सक्रिय यानी एक्टिव वैल्कनो देखने को मिलते हैं। और शनि के कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? 145 उपग्रह हैं। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के हैं, शनि ग्रह के। नेक्स्ट पॉइंट है, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। दामोदर, कोयल, स्वर्णरेखा नदियाँ जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, झारखंड से निकलने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी दामोदर नदी है। झारखंड से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी और लंबी नदी कौन है? दामोदर नदी है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कमेंट करके बताइए मुझे। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार में रांची जिले के नगड़ी नामक गांव से निकलती हैं। ध्यान रखिएगा, रांची से निकलती है, लेकिन किस जगह से? नगड़ी नामक एक गांव है, वहां से निकलती है। स्वर्णरेखा नदियां रांची जिले से बहती हुई पूर्वी सिंहभूम जिले 10 से प्रवेश करती हैं, यानी जिले के द्वार से प्रवेश करती हैं, जहां से उड़ीसा राज्य में चली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण कोयल नदी शंख नदी में मिल जाती है। इसकी सबसे बहुसहायक नदी कारी नदी है। इसी कायल कोरुर परियोजना का निर्माण किया गया है। इसी पर जो हमारा परियोजना है कोयल कारुर परियोजना, इसी नदी पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। कांवर झील मंझौला बेगूसराय में स्थित है। ये बेगूसराय जिले में स्थित है, बेगूसराय जिले में। ठीक है, कांवर झील, और यह एकमात्र बिहार का रामसर स्थल है, वेटलैंड जिसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कांवर झील में नवंबर से दिसंबर मास के प्रथम प्रवासी पक्षी आते हैं। यह झील निगमन वनस्पति के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, कांवर झील में नवंबर से दिसंबर मास के मध्य प्रवासी पक्षी आते हैं। यह झील निगमन वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कांवर झील को जुलाई 2020 में भारत के 37वें, ध्यान रखिएगा, भारत के 37वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था, चिन्हित किया गया था 2020 में। बिहार के प्रमुख गोखुर जिलों में सरैया मन जो बेतिया में है, सोनमर्ग मार्ग हरिसिंधी में है, समेरी मन जोगपट्टी में, और मोती झील मोतिहारी में, पिपरा रमन पिपरा में, खड़गपुर झील आदि हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, बिहार के प्रमुख गोखुर झील हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार के प्रमुख गोखुर झील का नाम सरैया मन जो बेतिया में है, सोनबर्ग मन हरसिद्धि में है, समेरी मन जोगपट्टी में है, मोती झील मोतिहारी में है, जबकि पिपरा मन पिपरा में है, और खड़गपुर झील। ये सब चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखना, ये सभी क्या हैं? गोखुर झील के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित है। यह झील प्रवासी पक्षियों का प्रवास स्थल भी है। ठीक है, कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है? दरभंगा में है। ठीक है, गोगाबिल जो झील है वो कहाँ है? कटिहार के मनिहारी प्रखंड में स्थित है। कटिहार में तो सबको पता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा मनिहारी प्रखंड में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखने का एक तरीका है, बिल, ये जो बिल है, बिल यानी कि गोगा, यानी कि गोंगा का जो बिल है वो कटी है, मतलब कटा, गोगा का बिल कटा। ठीक है, गोगा का बिल अक्सर क्या होगा? गोगा जो होगा उसका बिल क्या रहा है? यहाँ पर कट रहा है, गोगा का बिल कट गया है, पर बस इसे याद रखिएगा। इस झील में पानी की आपूर्ति महानंदा नदी और तथा वर्षा जल से होती है। इस झील में पानी की जो आपूर्ति होती है वो महानंदा नदी से और साथ साथ में वर्षा जल से होती है। ठीक है, चलिए आगे है, सिमरी झील सहरसा से 25 किलोमीटर की दूरी पर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है। सिमरी झील सहरसा से 25 किलोमीटर की दूरी पर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती हैं, उसे आइसोबात कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हमको मुझे लग रहा है, उम्मीद है इस तरह के सवाल आते हैं और आने चाहिए। मानचित्र या चार्ट पर मौजूदा एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती हैं, उसे हम लोग आइसोबात कहते हैं। ठीक है,
एक और पॉइंट, आइसोहेलाइन मानचित्र पर आरेखित वह रेखा जो समान धूप की अवधि वाली रेखा को मिलाता हो। ठीक है, आइसोहेलाइन मानचित्र पर वह रेखा है जो समान धूप की अवधि वाली रेखा को मिलाता है। ध्यान रखिएगा, समान धूप की अवधि वाला, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोहेलाइन। नेक्स्ट पॉइंट, कंटूर रेखा, ये क्या है, तो समुद्र तल के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। कंटूर रेखा किसको कहते हैं, तो समुद्र तल के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, कंटूर रेखा कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट अब रिवीजन जरूर कर लीजिएगा एक बार, आइसोबात, आइसोहेलाइन और एक कंटूर रेखा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है कॉन्सेप्ट तो इसको कम से कम रट लीजिएगा, लेकिन जरूर इसको दिमाग में रखिएगा कि इसके मेन पॉइंट क्या कहना चाहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। फिर है आइसोक्लिनिक, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। आइसोक्लिनिक जो है वो क्या है, तो समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोक्लिनिक। ठीक, एक और पॉइंट याद रखिएगा, आइसोहाइट रेखा। ये आइसोहाइट रेखा क्या है, अब कहता है कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोहाइट रेखा। आइसोहाइट रेखा क्या है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 5-6 पॉइंट था, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो भौतिक भूगोल की शाखाएं करके पूछ लिया जाता है, 4-5 पॉइंट दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें एक और दे देगा। ठीक है, पूछ लेगा इसमें कौन नहीं है। ठीक है, या फिर कोई पूछ लेगा कौन इसमें है, तो आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं, जैसे कि भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, मृदा भूगोल, ये सभी जो हैं वह भौतिक भूगोल की शाखाएं ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जैव भूगोल को पादप भूगोल और जंतु भूगोल में बांटा जाता है। जैव भूगोल को हम लोग पादप भूगोल और जंतु भूगोल में बांटते हैं। अब देखिए आर्थिक भूगोल की विशेषताएं क्या है, शाखाएं कौन कौन सी हैं। आर्थिक भूगोल की जो शाखाएं हैं वो संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, परिवहन भूगोल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अधिवास भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है, तो ग्रामीण अधिवास भूगोल और नगरीय भूगोल। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जरूर याद रखना चाहिए। आर्थिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, अधिवास भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल आदि भी भूगोल की शाखाएं हैं। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक भूगोल हो, चाहे सामाजिक भूगोल हो, चाहे सांस्कृतिक भूगोल हो, ये सभी भूगोल की शाखाएं ही हैं। भारत में कोयले के भंडार के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है, झारखंड है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, छत्तीसगढ़। ठीक, वर्तमान में छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट यही था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड कोयला भंडार के मामले में शीर्ष स्थान पर है। सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में, जबकि इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, छत्तीसगढ़ कर रहा है। कोयला परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ध्यान रखिएगा। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसमें से सबसे ज़्यादा जो कोयला होता है इसमें एंथ्रासाइट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, और जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी वो हमारे लिए ऊर्जा उतना ही ज़्यादा बेहतर देगा। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोधन संस्थान कहाँ पे है, जबलपुर में है। इस संस्था का स्थापना कब हुआ, 1973 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, देहरादून में है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि वन से लेकर के बहुत सारे संस्थान हैं जिसका मुख्यालय अलग अलग जगहों पर है, लेकिन ध्यान रखिएगा पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या कहा जा रहा है। सिर्फ आप एक बार देखने से नहीं काम चलेगा, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से वर्ड से बहुत सारे मुख्यालय अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा रटना ही होगा कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, जब पूरा ये डिटो लिखा हुआ मिलेगा तभी इसका आंसर आप देहरादून लगाइएगा। ठीक है, और नहीं याद है तो फिर आप लीव उसको कर सकते हैं, तो छोड़ सकते हैं उस क्वेश्चन को। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। बात करें गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान का, तो ये कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है। ठीक है, और हम जानते हैं कि कोयम्बटूर को हम दक्षिण भारत का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, आलू का पूछा जाएगा कि उसका अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है, तो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, हिमाचल के नक्शे पर किशनगंज जिला सर्वाधिक पूर्व में है। अगर पूछा जाए कि बिहार के सबसे पूर्व में, सर्वाधिक पूर्व में कौन सा है, तो किशनगंज जिला है। कैमूर बात करें तो ये सर्वाधिक पश्चिम में है। पश्चिम चंपारण बात करें तो बिहार का सर्वाधिक उत्तरी जिला है। और गया बात करें तो बिहार का ये सर्वाधिक दक्षिण जिला है। तो ये 4 दिशाओं की आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38 जिले। नवीनतम जो नया बना है वो 38वां जिला कौन बना है, अरवल बना है, अरवल। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट करके बताइए मुझे कि अरवल आपको किस परमंडल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट,
सोमुमुरीरी खारे पानी का झील लद्दाख में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे अधिक नमकीन झील सांभर झील है। डल झील श्रीलंका में स्थित है, सॉरी श्रीनगर में स्थित है। फ्लो मेरा निकल जाता है कभी यार, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। डल झील कहाँ है? ये श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, डल झील श्रीनगर में स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। डल झील को श्रीनगर का गहना या कश्मीर का मुकुट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। डल झील शिकारा की सवारी के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत की मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। ठीक, ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अनाईमुदी अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की चोटी है। अन्नामुदाई की ऊंचाई बात करें तो ये 2695 मीटर की है। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट, दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पर्वत की बात किया जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा है। बात करें हम इसका गुरु शिखर, तो ये माउंट आबू का सर्वोच्च चोटी है। इसकी हाइट बात करें तो 1722 मीटर का है। और K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कितना है? 8611 मीटर है। ये K2 कहाँ है? तो ये POK में है, जो विवादित क्षेत्र बना हुआ है अभी तक। ठीक है, भारत हम लोग मतलब कि कह सकते हैं उसके हम अपना मानते हैं, POK का अपना मानते हैं, लेकिन अभी जो POK है वो पाकिस्तान अधिकृत में है। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल में बात करें हम कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो बिना विवादित हो, वो हमारा सबसे ऊंची चोटी कौन है भारत का, तो है कंचनजंगा। ठीक है, वैसे हम लोग तो POK अपना मानते हैं, तो इसीलिए हम लोग K2 ही मान सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा डियागो गार्सिया में स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा, जो जिसका नाम क्या है? डियागो गार्सिया, वो स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पदचिन्ह आकार का प्रवाल द्वीप है। ठीक है, डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय और पदचिन्ह आकार का एक प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट, यह भारत रेखा या भूमध्य रेखा के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। ध्यान रखिएगा, यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। डियागो गार्सिया द्वीप और चागोस द्वीप मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच विवाद का विषय भी है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि जो डियागो गार्सिया द्वीप है वो किसके किसके बीच विवाद बना हुआ है, तो मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर दो द्वीप है, एक तो डियागो गार्सिया द्वीप और एक चागोस द्वीप। ये दोनों जो है वो मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र में पश्चिम घाट सह्याद्री नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को लोग किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट की जो विस्तार है लगभग 1600 किलोमीटर का है। पश्चिमी घाट में गुजरात से गोवा तक के तट को कोकण मंडल नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट में गुजरात से लेकर के गोवा तक के तट को हम क्या कहते हैं? कोकण तट मंडल के नाम से जानते हैं, या फिर कोकण तट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट है ना, उधर देखेंगे तो एक देखने को मिलेगा सबसे पहला कौन सा? आपको मालाबार तट देखने को मिलेगा। उसके ऊपर आप देखेंगे तो फिर आपको कन्नड़ तट देखने को मिलेगा। कन्नड़ के ऊपर देखेंगे तो कोकण तट देखने को मिलेगा, और उससे ऊपर जाएंगे तो आपको फिर देखने मिलेगा कठिया वाला तट। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अनाईमुडी है। सह्याद्री पर्वत पर ही महाबलेश्वर जो शहर है वो अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और आज का मेरा लास्ट पॉइंट भी, पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। पूर्वी घाट को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 वन लाइनर। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप। लाइक करें तो पैसा तो लगता नहीं है, तो कम से कम मुझे कुछ अपनी तरफ से देना चाहें तो एक लाइक के रूप में दे सकते हैं, और बाकी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और इस तरह से वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।